नमस्ते। अब हम इस पूरी कहानी को दुनिया की सबसे सरल हिंदी में समझेंगे। जैसे एक छोटा बच्चा खेल खेल में सीखता है, वैसे ही हम भारत सरकार के इस पैसों के डिब्बे और नेताओं की टीम को समझेंगे। मैं हर बात को बहुत गहराई से इन डेप्थ समझाऊंगा ताकि आप अपनी क्लास में सबसे होशियार बन जाएं। भारत का सार्वजनिक खाता, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। सबसे पहले समझते हैं पब्लिक अकाउंट क्या है। भारत के संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 266(2) अनुच्छेद 266 क्लॉज 2 में इसके बारे में लिखा है। इसे आप सरकार का एक अमानत वाला संदूक समझें। सरकार के पास 3 तरह के जेब पॉकेट्स होते हैं। पहली जेब होती है कंसोलिडेटेड फंड, समेकित कोष, जिसमें हमारे टैक्स का पैसा जाता है। दूसरी होती है कंटिजेंसी फंड, जो इमरजेंसी के लिए होती है। और तीसरी सबसे खास जेब है पब्लिक अकाउंट। इस खाते में वो पैसा होता है जो असल में सरकार का नहीं है, बल्कि देश की जनता, जैसे आपके मम्मी पापा का है। सरकार सिर्फ इस पैसे की चौकीदार होती है। उदाहरण के लिए, जब लोग पोस्ट ऑफिस में पैसे जमा करते हैं या सरकारी नौकरी करने वाले अपना प्रोविडेंट फंड पीएफ बचाते हैं, तो वो पैसा इसी खाते में आता है। क्योंकि ये पैसा जनता का है, इसलिए सरकार को इसे वापस करना ही होगा। इसी को इंग्लिश में लायबिलिटी, देयता कहते हैं, जिसका मतलब है वापस करने की जिम्मेदारी। इस खाते के अंदर कुछ खास शब्द आते हैं, जैसे डेट, डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस। इसे ऐसे समझें, जब सरकार आपसे पैसा लेती है, जैसे स्मॉल सेविंग्स, तो वो सरकार के लिए एक डेट कर्ज है। सरकार के पास ये हक, क्लेम भी होता है कि वो इस पैसे को कहीं सही जगह इस्तेमाल करे और बाद में वापस पाले, रिकवर। इसके अलावा इसमें 2 और शब्द हैं, रेमिटेंस और सस्पेंस। सस्पेंस का मतलब है कि जब सरकार के पास पैसा आए लेकिन तुरंत ये पता न चले कि ये पैसा किस काम के लिए है, तो उसे एक अस्थायी टेम्पररी डिब्बे में रख दिया जाता है। जैसे ही पता चलता है, उसे सही जगह भेज दिया जाता है। इसी तरह रेमिटेंस का मतलब है पैसे को एक विभाग से दूसरे विभाग में भेजना। ये सब एडजस्टमेंट करने के तरीके हैं। अंत में ये सारे हिसाब किताब बराबर क्लियर कर दिए जाते हैं। सबसे मजे की बात यह है कि इस खाते से पैसा निकालने के लिए सरकार को पार्लियामेंट, संसद से पूछने या वोट डलवाने की जरूरत नहीं होती। इसे इंग्लिश में कहते हैं पार्लियामेंट्री ऑथराइजेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये पैसा सरकार की कमाई नहीं है। अगर आपके पापा को अपनी मेहनत की कमाई का पेंशन का पैसा वापस चाहिए, तो सरकार को किसी नेता से इजाजत लेने की क्या जरूरत। वो तो आपके पापा का हक है। इसीलिए सरकार बिना किसी कानून या वोट के यह पैसा वापस दे सकती है। संसदीय समितियां, पार्लियामेंट्री कमिटीज। अब बात करते हैं कि संसद, पार्लियामेंट अपना काम कैसे करती है। संसद के पास बहुत सारा काम होता है, जिसे हम कंसिडरेबल वॉल्यूम कहते हैं। हमारे देश में इतने सारे मुद्दे हैं, स्कूल, अस्पताल, फौज, सड़कें, कि सारे नेता मिलकर हर बात पर गहराई से चर्चा नहीं कर सकते। उनके पास समय की कमी, टाइम कंस्ट्रेंट्स होती है। इसलिए वे छोटे छोटे सुपर टीम्स बनाते हैं, जिन्हें पार्लियामेंट्री कमिटीज कहा जाता है। ये कमेटियां 2 तरह की होती हैं, जो बिल्कुल आपकी स्कूल की टीम्स की तरह हैं। पहली टीम होती है एडहॉक कमिटीज, तदर्थ समितियां। ये टेम्पररी होती हैं। इन्हें किसी खास काम, स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए स्कूल में वार्षिकोत्सव, एनुअल फंक्शन होना है, तो एक टीम बनेगी और फंक्शन खत्म होते ही वो टीम भी खत्म। वैसे ही संसद में जब कोई नया कानून बिल आता है और वो बहुत मुश्किल होता है, तो सेलेक्ट या जॉइंट कमिटीज बनाई जाती हैं। जब वे उस कानून को अच्छे से पढ़ लेती हैं और अपनी रिपोर्ट दे देती हैं, तो वे समितियां खत्म हो जाती हैं। इसमें रेलवे कन्वेंशन कमेटी और एथिक्स कमेटी, जो नेताओं के व्यवहार को देखती है, जैसी टीमें भी आती हैं। दूसरी टीम होती है स्टैंडिंग कमिटीज, स्थायी समितियां। ये परमानेंट होती हैं। ये हर साल बनाई जाती हैं और लगातार काम करती रहती हैं। ये कभी खत्म नहीं होती, बस इनके सदस्य बदलते रहते हैं। ये कमेटियां सरकार के हर विभाग पर नजर रखती हैं। जैसे एक टीम सिर्फ खेती, एग्रीकल्चर पर ध्यान देगी, तो दूसरी सिर्फ देश की सुरक्षा, डिफेंस पर। इनमें सबसे पावरफुल होती है फाइनेंशियल कमिटीज, वित्तीय समितियां, जो ये देखती हैं कि सरकार एक एक पैसा सही से खर्च कर रही है या नहीं। बेस्ट निचोड़, द अल्टीमेट समरी। अगर हम इस पूरी बात का सार, कंक्लूजन निकालें, तो वो ये है। 1. पब्लिक अकाउंट वो संदूक है जिसमें जनता का पैसा, जैसे पीएफ सेविंग्स, रखा जाता है। सरकार इसकी मालिक नहीं, सिर्फ रखवाला है। इसे खर्च करने के लिए संसद की अनुमति नहीं चाहिए, क्योंकि ये पैसा जनता को वापस लौटाना सरकार का फर्ज है। 2. पार्लियामेंट्री कमिटीज वो छोटे दिमागों का समूह है जो बड़े संसद का काम आसान बनाता है। एडहॉक टीम काम खत्म होते ही गायब हो जाती है, जबकि स्टैंडिंग टीम हमेशा पहरा देती रहती है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको इन समितियों के कुछ और मजेदार उदाहरण दूं, या फिर इनके नाम याद करने की कोई स्पेशल ट्रिक बताऊं?
मेरे प्यारे छोटे दोस्त, बिल्कुल फिक्र मत करो, हम इसे अब और भी गहराई से, इन डेप्थ और बिल्कुल बच्चों वाली सरल भाषा में समझेंगे। कल्पना करो कि लोकसभा एक बहुत बड़ा स्कूल है जिसमें 543 बच्चे सांसद MPS पढ़ते हैं। अब इतने सारे बच्चों की क्लास में अगर सब एक साथ बोलेंगे तो किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। इसलिए स्कूल के प्रिंसिपल स्पीकर ने अलग अलग मॉनिटर वाली टीमें कमिटीज बना दी हैं। आइए एक एक करके हर टीम की बारीकी को समझते हैं। 1. कमिटी ऑन एस्टिमेट्स, पैसा बचाने वाली टीम। मतलब समझो, एस्टिमेट का मतलब होता है अंदाजा लगाना कि कितना खर्चा होगा। कितने लोग? इसमें 30 लोग होते हैं। याद रखना, ये सब के सब सिर्फ लोकसभा के बच्चे होते हैं। गहरी बात, इसमें कोई टीचर, मिनिस्टर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर टीचर ही पैसे खर्च कर रहा है तो वो अपनी गलती थोड़े ही पकड़ेगा। काम का उदाहरण, मान लो सरकार ने कहा कि हमें बच्चों को चॉकलेट बांटने के लिए 1000 रुपए चाहिए। यह टीम उस बिल को चेक करेगी और कहेगी, अरे अगर हम थोक होलसेल में खरीदें तो 800 में काम हो जाएगा। यह टीम इकोनॉमी, बचत और एफिशिएंसी, बेहतर काम का रास्ता बताती है। 2. बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, टाइम टेबल टीम। मतलब समझो, ये टीम तय करती है कि स्कूल में आज कौन सा विषय पढ़ाया जाएगा। कितने लोग? इसमें 15 लोग होते हैं। इसके सबसे बड़े हेड स्पीकर खुद होते हैं। गहरी बात, ये टीम तय करती है कि किसी नए कानून पर कितनी देर बहस होगी। अगर कोई बहुत बड़ा कानून है तो ये उसे 5 घंटे देंगे और छोटा है तो आधा घंटा। इनके फैसले यूनानिमस, सबकी रजामंदी से होते हैं, यानी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। 3. कमिटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल्स, आम बच्चों के विचार वाली टीम। मतलब समझो, संसद में 2 तरह के बच्चे हैं। एक मंत्री जो सरकार चलाते हैं और दूसरे प्राइवेट मेंबर्स जो सिर्फ सांसद हैं। काम, अगर कोई आम सांसद जो मंत्री नहीं है अपना कोई नया आइडिया या कानून बिल लाना चाहता है तो ये टीम पहले उसे चेक करती है। गहरी बात, ये टीम उन आइडियाज को कैटेगरी A सुपर इंपॉर्टेंट और कैटेगरी B ठीक ठाक में बांट देती है। इसके हेड अक्सर डेप्यूटी स्पीकर, वाइस प्रिंसिपल होते हैं। 4. रूल्स कमेटी, नियम वाली टीम। मतलब समझो, स्कूल में अनुशासन कैसे रहेगा, लंच ब्रेक कब होगा, ये सब नियम यही टीम बनाती है। कितने लोग? इसमें 15 लोग होते हैं और स्पीकर इसके भी हेड होते हैं। काम, अगर संसद के पुराने नियम काम नहीं कर रहे तो ये नए नियम अमेंडमेंट्स जोड़ते हैं। जैसे अगर ऑनलाइन वोटिंग शुरू करनी हो तो नियम यही टीम बनाएगी। 5. कमिटी ऑन प्रिविलेजेस, सम्मान की रक्षा करने वाली टीम। मतलब समझो, सांसदों को कुछ सुपर पावर प्रिविलेजेस मिलती हैं ताकि वो बिना डरे सच बोल सकें। काम, अगर कोई बाहर का व्यक्ति या कोई अखबार किसी सांसद का मजाक उड़ाए या उन्हें अपना काम करने से रोके, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, तो ये टीम उसे बुलाकर डांटती है या सजा देती है। ये एक तरह की इंटरनल पुलिस है। 6. कमिटी ऑन पेपर्स लेड ऑन द टेबल, कागजात चेक करने वाली टीम। मतलब समझो, मंत्री लोग रोज बहुत सारी फाइलें और रिपोर्ट टेबल पर रखते हैं। काम, ये 15 लोगों की टीम चश्मा लगाकर चेक करती है कि फाइलों में कोई झूठ तो नहीं लिखा, क्या रिपोर्ट समय पर दी गई है। यह पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी बनाए रखती है। 7. कमिटी ऑन पिटिशंस, शिकायत वाली टीम। मतलब समझो, अगर आपको, आम जनता को, सरकार से कोई बड़ी तकलीफ है तो आप एक पत्र लिख सकते हैं जिसे पिटिशन कहते हैं। काम, ये टीम आपकी शिकायतों को पढ़ती है और देखती है कि क्या सरकार आपकी बात सुन रही है या नहीं। इसमें भी कोई मिनिस्टर नहीं होता ताकि जनता की बात निष्पक्ष होकर सुनी जाए। 8. कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, छोटू कानून वाली टीम। मतलब समझो, संसद बड़े कानून बनाती है लेकिन उन कानूनों को कैसे लागू करना है, इसके छोटे छोटे नियम सरकारी अफसर, IAS ऑफिसर्स बनाते हैं। गहरी बात, कभी कभी अफसर अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। यह टीम चेक करती है कि अफसरों द्वारा बनाए गए नियम क्या वही हैं जो संसद चाहती थी। उदाहरण, कानून बना, हेलमेट पहनना जरूरी है। अफसर ने नियम बना दिया, सिर्फ लाल हेलमेट पहनना है। ये टीम कहेगी, नहीं, तुम अपनी मर्जी से रंग नहीं थोप सकते। 9. कमिटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंसेस, वादा निभाओ टीम। मतलब समझो, मंत्री लोग टीवी पर या संसद में बड़े बड़े वादे कर देते हैं, एश्योरेंसेस। काम, ये 15 लोगों की टीम एक डायरी लेकर बैठती है। मंत्री जी, आपने 6 महीने पहले कहा था कि गांव में बिजली आ जाएगी, अभी तक क्यों नहीं आई। ये टीम मंत्रियों को उनके वादे याद दिलाती रहती है। 10. कमिटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर्स, हाजिरी वाली टीम। मतलब समझो, ये सबसे सिंपल है। अगर कोई सांसद बिना बताए क्लास से गायब है। नियम, अगर कोई 60 दिन तक बिना इजाजत के गायब रहता है तो ये टीम उसकी जांच करती है। काम,
ये देखती है कि क्या सांसद सच में बीमार था या बस छुट्टी मना रहा था। अगर कारण सही नहीं है तो उसकी छुट्टी कैंसिल कर दी जाती है और उसकी सीट भी छीनी जा सकती है। इस पूरी कहानी का असली निचोड़, द मास्टर समरी। 1. चेक और बैलेंस। ये टीमें इसलिए हैं ताकि सरकार अपनी मनमानी न कर सके। 2. छोटा ग्रुप बड़ा काम। 543 लोग मिलकर बारीकी से काम नहीं कर सकते, इसलिए 15 या 30 लोगों के छोटे ग्रुप बनाए जाते हैं। 3. मंत्री क्यों नहीं। जहां सरकार की गलती पकड़नी हो, जैसे पैसा, वादा या शिकायत, वहां मिनिस्टर्स को मेंबर नहीं बनाया जाता ताकि वे अपनी ही टीम का बचाव न कर सकें। 4. टाइम। ये टीमें आमतौर पर 1 साल के लिए बनती हैं, फिर नए बच्चों को मौका मिलता है। मेरे छोटे दोस्त, क्या अब आपको संसद की इन टीम्स के काम बिल्कुल साफ साफ समझ आ गए? अगर आप चाहें तो मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ सकता हूं, ये चेक करने के लिए कि आप बेस्ट बने या नहीं। This is your ultimate, ultra-dense revision cheat sheet. It is designed to be factually heavy yet compact, covering every nuance of the Lok Sabha committees. Core structural facts, the DNA, articles. Not explicitly in the Constitution, but derived from Article 118(1). Power of each house to make rules for its procedure. Nature. These are standing committees, permanent, reconstituted every year. The minister rule. Ministers cannot be members of estimates, public accounts, public undertakings, subordinate legislation, petitions, and government assurances. Chairman appointer. The Speaker of Lok Sabha appoints the chairman. Deputy Speaker logic. If the Deputy Speaker is a member of any committee, they automatically become the chairman. The Financial Watchdog. Estimates Committee. Members, 30. Largest committee. Source, Lok Sabha only. Zero representation from Rajya Sabha. Election, proportional representation by single transferable vote. Nickname, Continuous Economy Committee. Goal, suggest economies, efficiency, and alternative policies. The House Management Teams. Business Advisory Committee. BAC. Members, 15, including Speaker. Chairman Speaker, ex officio. Role, regulates the timetable of government business. Rules Committee. Members, 15, including Speaker. Chairman Speaker, ex officio. Role, amends the rulebook of the House. Private members' bills/resolutions. Members, 15. Chair, usually Deputy Speaker. Role, classifies non-minister bills into Category A and B. The Accountability Watchdogs. Committee on Subordinate Legislation. Members, 15. Role, checks if rules made by bureaucrats/executive stay within the law's limits. Delegated legislation. Committee on Government Assurances. Members, 15. Role, tracks if promises made by ministers on the floor are fulfilled. Committee on Papers laid on table. Members, 15. Role, audits documents/reports submitted by ministers for compliance. Rights and Conduct Committees. Committee on Privileges. Members, 15. Role, investigates breach of privilege, insulting Parliament or its members. Quasi-judicial nature. Committee on Petitions. Members, 15. Role, entertains complaints from the public on matters of general public importance. Committee on Absence of Members. Members,
15. Trigger. Absence for 60+ days without permission. Article 101. Power. Recommends if the seat should be declared vacant. Daily revision and memory anchors. 1. The 301515 rule. Remember 30 for estimates. Big money equals big group. Remember 15 for almost every other Lok Sabha committee. 2. The Speaker's hat anchor. If a committee decides how the House runs, rules, timetable, the Speaker is the boss. 3. The minister ban logic. If a committee's job is to check/audit/spy on the government, estimates, assurances, subordinate laws, a minister is banned. You can't be the thief and the policeman. 4. Daily revision trick. The 3-minute scan. Morning. Read the list of names. Noon. Recall which ones have 15 members, most of them. Night. Visualize the 60-day rule for the absence committee and the no Rajya Sabha rule for estimates. 5. Active recall tip. Ask yourself, if I am a regular MP, not a minister, and I want to propose a law, which committee will look at it first? Answer, Private Members Bills Committee. Would you like me to create a 10-question rapid-fire quiz to test your memory on these points? मेरे नन्हे दोस्त, अब मैं तुम्हें ऐसे समझाऊंगा जैसे हम कोई जादुई खेल खेल रहे हों। हम एक एक शब्द को पकड़ेंगे और उसका मतलब समझेंगे। इस बार हम और भी गहराई डीप में उतरेंगे। 1. कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स पैक, पैसों का चौकीदार। ये कमेटी सबसे पुरानी और सबसे जरूरी है। 15 मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा एंड 7 फ्रॉम राज्यसभा। इसका मतलब है कि संसद के दोनों कमरों हाउसेस के लोग इसमें मिलते हैं। कुल मिलाकर 22 लोग। इलेक्टेड चुनाव, इन 22 लोगों को वोट डालकर चुना जाता है। 1 ईयर टर्म, इनका कार्यकाल सिर्फ 1 साल का होता है। जैसे तुम्हारी क्लास 1 साल में बदल जाती है, वैसे ही ये कमेटी भी हर साल नई बनती है। विद इन द स्कोप ऑफ डिमांड, इसका मतलब बहुत गहरा है। मान लो सरकार ने कहा हमें गरीबों को खाना खिलाने के लिए 100 रुपए चाहिए। अगर उन्होंने वो 100 रुपए खाना खिलाने के बजाय विज्ञापन एड्स पर खर्च कर दिए तो पैक उन्हें पकड़ लेगी। स्कोप का मतलब है जिस काम के लिए पैसा लिया उसी काम में खर्च करो। CNAG रिपोर्ट्स एक बहुत बड़े अफसर होते हैं जिन्हें कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CNAG कहते हैं। वे सरकार के खर्चों की एक डायरी रिपोर्ट बनाते हैं। PXC उसी डायरी को पढ़कर चोरियां पकड़ती है। नॉट कंसर्न्ड विद पॉलिसी। इसका मतलब है कि पैक ये नहीं पूछती कि आपने ये कानून क्यों बनाया, वो बस ये पूछती है कि कानून बनाने में जो पैसा लगा उसका हिसाब कहाँ है। नो मिनिस्टर अलाउड। अगर कोई मंत्री मिनिस्टर इस कमेटी में बैठ जाएगा तो वो अपनी गलती कभी नहीं पकड़ने देगा, इसलिए मंत्री को बाहर रखा जाता है। 2. कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स COPU, सरकारी कंपनियों का मास्टर। सरकार की अपनी बहुत बड़ी कंपनियां होती हैं, जैसे हवाई जहाज की कंपनी या तेल की कंपनी। मेंबर्स, इसमें भी 22 लोग होते हैं, 15 लोकसभा जोड़ 7 राज्यसभा। रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स, ये कमेटी उन बड़ी कंपनियों के मुनाफे और नुकसान की फाइलों को चेक करती है। एफिशिएंसी, काम करने की रफ्तार, ये देखती है कि क्या सरकारी कंपनियां काम में सुस्त तो नहीं हैं, क्या वो प्राइवेट कंपनियों की तरह तेजी से काम कर रही हैं। साउंड बिजनेस प्रिंसिपल्स, जैसे एक दुकानदार अपनी दुकान को समझदारी से चलाता है ताकि नुकसान ना हो, वैसे ही ये कमेटी देखती है कि सरकारी कंपनियां समझदारी से चल रही हैं या नहीं। नो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, ये कमेटी ये नहीं देखती कि आज ऑफिस में कौन आया या कौन गया, ये सिर्फ बड़े फैसले और बड़े पैसों का हिसाब देखती है। 3. जॉइंट कमेटी ऑन ऑफिसेज ऑफ प्रॉफिट, दोहरी कमाई पर रोक। ये बहुत ही दिलचस्प कमेटी है। 15 मेंबर्स, इसमें 10 लोकसभा से और 5 राज्यसभा से होते हैं। ड्यूरेशन समय, ये कमेटी पूरे 5 साल तक रहती है जब तक लोकसभा भंग न हो जाए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ का पद, संविधान के आर्टिकल 102 के तहत कोई भी सांसद MP ऐसी सरकारी नौकरी नहीं कर सकता जहां से उसे अलग से पगार सैलरी मिले। उदाहरण, अगर आप सांसद हैं तो आप किसी सरकारी फैक्ट्री के मैनेजर बनकर वहां से सैलरी नहीं ले सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी कुर्सी जा सकती है। ये कमेटी यही चेक करती है कि कौन सी नौकरी फायदे वाली है और कौन सी नहीं। Showing the text of Article 102 of the Indian Constitution regarding disqualification of members. 4. Committee on the Welfare of SCS and STS, हक की रक्षा। हमारे देश में कुछ समाज स्केड्यूल्ड कास्ट्स और स्केड्यूल्ड ट्राइब्स पीछे रह गए थे। उन्हें आगे लाने के लिए यह कमेटी बनी है। 30 मेंबर्स, ये बड़ी कमेटी है, 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से।
वेलफेयर भलाई, ये देखती है कि क्या इन समाज के लोगों को स्कॉलरशिप मिल रही है, क्या उन्हें नौकरियों में आरक्षण रिजर्वेशन मिल रहा है। यूनियन टेरिटरीज, ये दिल्ली चंडीगढ़ जैसे छोटे इलाकों का भी ख्याल रखती है। 5. रेलवे कन्वेंशन कमेटी, रेल का हिसाब किताब। यह कमेटी सिर्फ रेलगाड़ियों के पैसों की बात करती है। एडहॉक कमेटी, ये स्थायी परमानेंट नहीं है, यह कुछ समय के लिए बनाई जाती है, टेम्पररी। 18 मेंबर्स, 12 लोकसभा से और 6 राज्यसभा से। इन्हें चुना नहीं जाता, बल्कि स्पीकर लोकसभा के बॉस और चेयरमैन राज्यसभा के बॉस खुद अपनी मर्जी से नाम चुनते हैं, नॉमिनेट। डिविडेंड, रेलवे सरकार का हिस्सा है। रेलवे जो कमाई करती है उसमें से कितना हिस्सा उसे सरकार के खजाने में वापस देना है, यही कमेटी तय करती है। 6. कमिटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ विमेन, नारी शक्ति। महिलाओं को ताकतवर बनाने के लिए यह कमेटी काम करती है। 30 मेंबर्स, 20 लोकसभा और 10 राज्यसभा से। इक्वालिटी एंड डिग्निटी, ये देखती है कि क्या महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिल रहा है, क्या उनके साथ सम्मान डिग्निटी से व्यवहार हो रहा है। एजुकेशन एंड रिप्रेजेंटेशन, क्या लड़कियां स्कूल जा रही हैं, क्या संसद में और बड़ी नौकरियों में महिलाएं मौजूद हैं। ये कमेटी इन्हीं सब बातों पर सरकार को सलाह देती है। सबसे सरल निचोड़, द मास्टर की। छोटे दोस्त, इन सब का बस एक ही मकसद है, चेक एंड बैलेंस, चेक एंड बैलेंस। 1. पैसा बचाना, पैक और कोपू देखते हैं कि पैसा बर्बाद न हो। 2. ईमानदारी, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कमेटी देखती है कि नेता लालची न बने। 3. बराबरी, SC ST और विमेन एम्पावरमेंट कमेटियां देखती हैं कि सबको हक मिले। 4. रेलवे, भारत की लाइफलाइन, रेल को सही से चलाने के लिए रेलवे कमेटी है। ये कमेटियां इसलिए बनाई जाती हैं क्योंकि संसद में 500 से ज्यादा लोग होते हैं। इतने सारे लोग एक साथ मिलकर छोटी छोटी गलतियां नहीं पकड़ सकते, इसलिए ये छोटी टीमें कमिटीज जासूस बनकर गहराई से जांच करती हैं। क्या अब तुम्हें ये सब एक कहानी की तरह याद हो गया? क्या तुम चाहते हो कि मैं इनमें से किसी एक कमेटी का असली किस्सा सुनाऊं कि उन्होंने कैसे कोई बड़ी गलती पकड़ी थी? This is your ultimate 2026 Parliament cheat sheet. It is designed to be the atomic version of your notes, fact-dense, updated for the 18th Lok Sabha, and optimized for rapid mental retrieval. The Parliament Cheat Sheet, 2026 edition. Foundational Pillars. Articles. Article 105. Powers and privileges of houses and their committees. Article 118. Parliament's power to make rules for its procedure. The legal birthplace of committees. Article 102. Rules for disqualification. Crucial for the Office of Profit Committee. Financial committees, the big three. 1. Public Accounts Committee, PAC. Birth, 1921, Montague Chelmsford Reforms. Members, 22, 15 LS plus 7 rupees. Term, 1 year. Chairperson, since 1967, from the opposition. Current 2025-26, K.C. Venugopal. Key fact: only checks post-mortem, after money is spent, known as the twin sister of the Estimates Committee. Base: examines C and AG audit reports. 2. Committee on Public Undertakings, COPU. Birth: 1964, Krishna Menon Committee recommendation. Members: 22, 15 LS plus 7 rupees. Term: 1 year. Current Chair, 18th LS, Baijayant Panda, BJP. Purpose: monitors efficiency/autonomy of PSUs, like LIC, ONGC. 3. Estimates Committee. Note: mentioned for completeness. Members: 30.
All 30 from Lok Sabha only. No Rajya Sabha members. Chair, 18th LS, Sanjay Jaiswal, BJP. Joint and Welfare Committees. 4. Committee on Welfare of SCs and STs. Members, 30. 20 LS plus 10 rupees. Key update focuses on Bhubaneswar Agenda 2025 for Viksit Bharat 2047. Base reports from National Commission for SCs, Art 338, and STs, Art 338A. 5. Committee on Empowerment of Women, members, 30, 20 LS plus 10 rupees. Focus: Gender parity in legislative bodies and the National Commission for Women reports. 6. Joint Committee on Offices of Profit, members, 1-5, 10 LS plus 5 rupees. Term: full duration of Lok Sabha, approx. 5 years. Mandate: protects Article 102, preventing MPs from holding conflicting government jobs. 7. Railway Convention Committee. Nature: ad hoc, temporary. Members: 18, 12 LS plus 6 rupees. Function: decides dividend, railways payment to general revenue. The Golden Universal Rules. Minister exclusion: a minister cannot be elected to PAC, COPU, SCST, or Women Empowerment Committees. Selection: proportional representation by single transferable vote, STV. Memory anchors and revision tricks. 1. The 22 to 30 rule. Think of financial and joint as 22, 15 plus 7. Think of social, welfare, SC, ST, and women as 30, 20 plus 10. Exception: Estimates Committee is the lonely 30 inches, LS only. 2. The mirror anchor, PAC and COPU. PAC and COPU are mirrors. Both have 22 members, both stay for 1 year, both ban ministers, and both use C and AG reports. Just change the target. PAC equals departments, COPU equals PSU companies. 3. The grandpa trick. PAC is the oldest, 1921. Just like a grandpa checks the family's old bills, PAC checks the gov's old spending. 4. Daily revision loop. 3-minute routine. Morning, visual. Close your eyes and visualize the 22-person table. Who is missing? Ministers. Afternoon, connect. Whenever you see a Government of India company, like a petrol pump, think COPU is watching you. Night, article link. Recite 102, profit, 105, privilege, 118, rules. Next step. Would you like me to create a true or false speed test based on this cheat sheet to see if you've mastered it? नमस्ते। अब हम इस पूरे टॉपिक को दुनिया की सबसे सरल भाषा में समझेंगे। सोचो कि तुम एक बहुत बड़े स्कूल के पैसे की रखवाली करने वाले मॉनिटर बन गए हो। मैं तुम्हें एक एक करके सब कुछ समझाता हूं, जैसे हम कोई कहानी सुन रहे हो। पीएक्सी क्या है? सरल परिचय और बनावट। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, पैक, भारत की संसद पार्लियामेंट द्वारा बनाई गई एक बहुत पुरानी और खास टीम है। इसे लोक लेखा समिति कहते हैं। ये टीम हर साल चुनी जाती है। इसमें कुल 22 सदस्य मेंबर्स होते हैं। इनमें से 15 सदस्य लोकसभा लोगों द्वारा चुनी गई सभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा राज्यों की सभा से होते हैं। एक बहुत जरूरी बात यह है कि सरकार का कोई भी मिनिस्टर मंत्री इसका सदस्य नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि अगर मंत्री ही खुद के खर्चों की जांच करेगा तो वो अपनी गलतियां कभी नहीं बताएगा। इसका अध्यक्ष, चेयरमैन, हमेशा ऑपोजिशन विपक्ष का नेता होता है ताकि वो सरकार की कमियों को बिना डरे दुनिया के सामने ला सके। पीएक्सी का काम क्या है? सरकार के खर्चों की जांच। पीएक्सी का सबसे मुख्य काम है सरकार के खर्चों की छानबीन करना। जब सरकार पूरे देश का पैसा खर्च करती है तो कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी एक बड़ी रिपोर्ट बनाता है जिसमें लिखा होता है कि पैसा कहां गया। पीएक्सी उसी रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ती है। आप सीएजी को एक सुपर अकाउंटेंट मान सकते हैं और पीएक को एक जज। जब पैक्सी को कोई बात समझ नहीं आती तो सीएजी उनकी मदद करता है। पैक ये देखती है कि कहीं सरकार ने फालतू पैसा तो खर्च नहीं किया, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, या कहीं कोई लापरवाही, केयरलेसनेस तो नहीं हुई। मान लो सरकार ने स्कूल बनाने के लिए 100 रुपए लिए लेकिन सिर्फ 50 रुपए का स्कूल बनाया और 50 रुपए फालतू चीजों में उड़ा दिए तो पीएक उन्हें पकड़ लेती है। पीएक्स की शक्ति और कमियां, ताकत और रुकावटें।
पैक एक वॉचडॉग की तरह है जो सरकार पर पैनी नजर रखती है। इसकी वजह से सरकारी अधिकारी डरते हैं कि कहीं वे कोई गलती न कर दें। लेकिन इसमें कुछ समस्याएं भी हैं। पैक के सदस्य नेता होते हैं, वे कोई हिसाब किताब के एक्सपर्ट, टेक्निकल एक्सपर्ट्स नहीं होते, इसलिए कभी कभी वे बारीक गलतियां नहीं पकड़ पाते। कुछ चालाक सरकारी अफसर पीएसी के सवालों से बचने की कोशिश करते हैं, डॉज समन्स। इसलिए अब ये मांग की जा रही है कि पैक को और ज्यादा सख्त सजा देने की ताकत मिले। कुछ संस्थाएं IPAI चाहती हैं कि पैक खुद से भी किसी मामले की जांच शुरू कर सके। सुओ मोटू पावर। काम करने का अनोखा तरीका, सहमति और निष्पक्षता। बाकी समितियों में अगर किसी बात पर झगड़ा हो तो वोटिंग होती है, लेकिन पैक की सबसे खास बात यह है कि यहां सारे फैसले सबकी सहमति, कंसेंसस से होते हैं। इसका मतलब है कि टीम के सभी 22 लोग जब तक एक बात पर राजी नहीं होंगे, रिपोर्ट नहीं बनेगी। इससे ये फायदा होता है कि कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये रिपोर्ट भेदभाव वाली है। पैक का ध्यान सिर्फ इस बात पर होता है कि पैसा सही से लगा या नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन, न कि इस पर कि सरकार की नीति पॉलिसी अच्छी है या बुरी। वे राजनीति, पॉलिटिकल रैंगलिंग से दूर रहकर सिर्फ देश के पैसे का हिसाब मांगते हैं। भविष्य की मांग और सुझाव। हाल ही में ये सुझाव दिया गया है कि पीएससी को और ज्यादा ताकतवर बनाया जाए। जैसे जब देश के सबसे बड़े अकाउंटेंट CAG को चुना जाए तो पैक से सलाह ली जानी चाहिए। आजकल सरकार और प्राइवेट कंपनियां मिलकर काम करती हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप -PPP जैसे बड़े एयरपोर्ट बनाना। PXC चाहती है कि उसे इन प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के खर्चों की भी जांच करने का हक मिले। साथ ही वे चाहते हैं कि मुश्किल हिसाब किताब को समझने के लिए बाहर से एक्सपर्ट्स की मदद ली जाए। पूरे टॉपिक का निचोड़, कंक्लूजन। अगर हम इस सब का निचोड़ निकालें तो पैक हमारे लोकतंत्र का वो सिपाही है जो ये पक्का करता है कि जनता का एक एक पैसा जो टैक्स के रूप में दिया गया है वो सही जगह और ईमानदारी से खर्च हो। ये सरकार को जवाबदेह, अकाउंटेबल बनाता है। ये सिर्फ गलतियां नहीं ढूंढता बल्कि प्रशासन को बेहतर और तेज बनाने के तरीके भी बताता है। एक्सपर्ट टिप फॉर यू। याद रखना, पैक को पब्लिक पर्स, जनता के बटुए का रखवाला कहा जाता है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको कुछ ऐसे कठिन शब्दों की लिस्ट दूं जो आपको परीक्षा में टॉपर बना देंगे? पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को एकदम शुरू से और बहुत ही गहराई के साथ समझते हैं। आप बस ये मान लीजिए कि आप एक बहुत बड़े खेल के कप्तान हैं और आपको वो खेल जीतने के लिए कुछ ऐसी शक्तियां चाहिए जो किसी और के पास नहीं हैं। सबसे पहले ये समझिए कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज क्या है। इसका सबसे आसान मतलब है स्पेशल राइट्स, यानी कुछ खास अधिकार। हमारे देश में कानून बनाने का काम पार्लियामेंट करती है, जिसमें बैठने वाले लोगों को MPs कहते हैं। अब सोचिए, अगर एक MP संसद के अंदर किसी बड़े भ्रष्ट इंसान के खिलाफ बोलना चाहता है, लेकिन उसे डर है कि बाहर निकलते ही वो बड़ा आदमी उस पर केस कर देगा या उसे जेल भिजवा देगा, तो क्या वो MP कभी सच बोल पाएगा? कभी नहीं। इसीलिए संविधान ने उन्हें एक सुरक्षा कवच दिया है जिसे इम्यूनिटीज कहते हैं। ये कवच उन्हें निडर बनाता है ताकि वे जनता की बात मजबूती से रख सकें। अगर ये शक्ति नहीं होती तो पार्लियामेंट अपना काम यानी फंक्शंस कभी ठीक से नहीं कर पाती। अब बात करते हैं कि क्या इसके लिए कोई लिखित कानून है। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान ने पार्लियामेंट को ये पावर दी थी कि वो खुद एक लिस्ट बनाए और लिखे कि उसकी शक्तियां क्या क्या होंगी।
लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आज तक पार्लियामेंट ने ऐसा कोई कानून यानी लॉ पास ही नहीं किया। अब आप पूछेंगे कि फिर काम कैसे चलता है? जब तक हमारा अपना कानून नहीं बनता तब तक हम ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस का पालन करते हैं। इसका मतलब है कि सालों पहले इंग्लैंड की संसद में जो नियम चलते थे वही नियम आज भी हमारे यहाँ माने जाते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे घर में कोई लिखित नियम न हो, लेकिन फिर भी हम वही करते हैं जो दादा परदादा के समय से चला आ रहा है। अब इन शक्तियों को दो हिस्सों में बांटकर देखते हैं। पहला हिस्सा है कलेक्टिव प्रिविलेजेस, यानी वो शक्तियां जो पूरी संसद को एक टीम की तरह मिली हुई हैं। इसमें सबसे पहली शक्ति है राइट टू पब्लिश डिबेट्स एंड प्रोसीडिंग्स। संसद के अंदर जो भी बातचीत या बहस होती है उसे छापने या दुनिया को बताने का असली हक सिर्फ संसद का है। वैसे तो अखबार और टीवी वाले इसे दिखाते हैं क्योंकि संसद उन्हें ऐसा करने देती है, लेकिन अगर संसद कह दे कि आज की बात कोई नहीं छापेगा तो किसी की हिम्मत नहीं कि वो उसे छाप दे। अगर कोई एमपी संसद के अंदर दी गई अपनी स्पीच को खुद बाहर जाकर छपवाता है और उसमें कुछ गलत होता है तो उस पर केस हो सकता है, यानी सुरक्षा सिर्फ संसद के सरकारी रिकॉर्ड तक ही सीमित है। दूसरी शक्ति है राइट टू एक्सक्लूड स्ट्रेंजर्स। यहां स्ट्रेंजर्स का मतलब है वो लोग जो एमपी नहीं हैं। जैसे आप या मैं अगर संसद देखने जाएं तो हमें स्ट्रेंजर कहा जाएगा। संसद के पास ये पावर है कि वो जब चाहे हमें गैलरी से बाहर निकाल सकती है। अगर देश की सुरक्षा जैसा कोई गंभीर मामला हो तो वे दरवाजा बंद करके सीक्रेट मीटिंग कर सकते हैं जिसमें उनके अलावा कोई और मौजूद नहीं रह सकता। यह उनकी प्राइवेसी का अधिकार है ताकि वे खुलकर बात कर सकें। तीसरी और सबसे कड़क शक्ति है राइट टू पनिश फॉर ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस। अगर कोई बाहर का आदमी या खुद कोई एमपी संसद का अपमान करता है या उसके काम में अड़ंगा डालता है तो इसे कंटेम्प्ट ऑफ हाउस यानी सदन की अवमानना कहा जाता है। ऐसी स्थिति में संसद खुद एक जज की तरह काम करती है और उस इंसान को सजा दे सकती है। वो उसे जेल भेज सकती है या उसे फटकार लगा सकती है। अगर कोई एमपी बहुत ज्यादा बदतमीजी करता है तो उसे एक्सपेल्ड यानी हमेशा के लिए संसद से निकाला भी जा सकता है। ये पावर संसद की इज्जत बनाए रखने के लिए दी गई है। चौथी शक्ति है राइट टू रेगुलेट इंटरनल अफेयर्स। इसका मतलब है कि संसद के अंदर क्या नियम होंगे और कौन कैसे बोलेगा ये सब संसद खुद तय करेगी। बाहर की कोई भी पुलिस या कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। संसद के अंदर की बाउंड्री के मालिक सिर्फ वही हैं। वहां जज साहब का आदेश नहीं चलता बल्कि स्पीकर का आदेश चलता है। वहां जो भी होता है उसे कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। अंत में यह समझना जरूरी है कि ये शक्तियां एमपीएस को कोई राजा महाराजा बनाने के लिए नहीं दी गई हैं, बल्कि इसलिए दी गई हैं ताकि वे अपना काम यानी डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस पूरी ईमानदारी और बिना किसी डर के कर सकें। ये एक ऐसा सुरक्षा घेरा है जो हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको कुछ ऐसे शब्दों के बारे में बताऊं जो संसद में इस्तेमाल होते हैं, जैसे समन्स या वारंट, जो इस टॉपिक से जुड़े हैं? पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के इस दूसरे हिस्से को अब हम और भी गहराई से लेकिन सबसे आसान भाषा में समझते हैं। पहले हमने पूरी टीम की शक्तियों की बात की थी, अब हम एक अकेले एमपी को मिलने वाली शक्तियों यानी इंडिविजुअल प्रिविलेजेस की बात करेंगे। इसे ऐसे समझिए कि जैसे किसी सुपर हीरो के पास अपनी एक खास सुपर सूट होती है, वैसे ही हर एमपी के पास अपना एक सुरक्षा कवच होता है। इसमें सबसे पहली शक्ति है फ्रीडम ऑफ स्पीच। इसका मतलब है कि संसद की चारदीवारी के अंदर एक एमपी जो कुछ भी बोलता है या जिस तरह से भी वोट देता है उसके लिए उस पर किसी भी कोर्ट में केस नहीं चलाया जा सकता। ये शक्ति इसलिए दी गई है ताकि वो एमपी बिना किसी डर के बड़े से बड़े आदमी की पोल खोल सके। लेकिन याद रहे, ये शक्ति सिर्फ संसद के अंदर के लिए है।
अगर वही एमपी बाहर आकर किसी को बुरा भला कहेगा तो उस पर डेफेमेशन यानी मानहानि का केस हो सकता है। साल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है कि अगर कोई एमपी रिश्वत लेकर संसद में कुछ बोलता है तो उसे ये सुरक्षा नहीं मिलेगी, क्योंकि रिश्वत लेना काम का हिस्सा नहीं बल्कि एक अपराध है। इंडिविजुअल प्रिविलेजेस में दूसरी बड़ी शक्ति है फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट। इसका नियम बहुत ही दिलचस्प है। किसी भी एमपी को सिविल केस यानी पैसे, जमीन या प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में संसद का सत्र शुरू होने के 40 दिन पहले, सत्र के दौरान और सत्र खत्म होने के 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये 40 दिन वाला नियम इसलिए बनाया गया है ताकि एमपी को अपने काम में कोई रुकावट ना आए। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है। यह सुरक्षा क्रिमिनल केसेस यानी चोरी, मर्डर या मारपीट जैसे अपराधों में नहीं मिलती। अगर किसी एमपी ने कोई जुर्म किया है तो पुलिस उसे पकड़ सकती है, बस उसे गिरफ्तार करने से पहले सदन के अध्यक्ष यानी स्पीकर की परमिशन लेनी पड़ती है। इसके अलावा एक और छोटी लेकिन जरूरी शक्ति है एग्जेम्पशन फ्रॉम अटेंडेंस एज विटनेसेस, यानी अगर किसी अदालत में कोई केस चल रहा है और जज किसी एमपी को गवाही देने के लिए बुलाता है तो वह एमपी मना कर सकता है अगर उस समय संसद का काम चल रहा हो। उनके लिए देश का काम कोर्ट की गवाही से पहले आता है। अब समझते हैं कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज यानी विशेषाधिकार का हनन क्या होता है। जब कोई व्यक्ति, चाहे वो अखबार वाला हो या कोई आम आदमी, संसद या उसके सदस्यों का अपमान करता है या उनके काम में बाधा डालता है तो उसे ब्रीच ऑफ प्रिविलेज कहा जाता है। इसे कास्टिंग रिफ्लेक्शंस भी कहते हैं, जिसका मतलब है सांसदों की इमेज खराब करना या उन पर झूठे आरोप लगाना। उदाहरण के लिए, अगर कोई न्यूज़ चैनल यह दिखाए कि कमेटी के सभी सदस्य चोर हैं तो संसद इसे अपना अपमान मानकर सजा दे सकती है। सजा के तौर पर संसद उस इंसान को बुलाकर सबके सामने डांट लगा सकती है, जिसे एडमोनिशन कहते हैं, या फिर उसे कुछ समय के लिए जेल भी भेज सकती है। अगर कोई एमपी खुद ऐसा करता है तो उसे एक्सपेल्ड यानी संसद से निकाला भी जा सकता है। सबसे आखिरी और जरूरी बात है जुडिशियल रिव्यू और संसद के बीच की खींचतान। संसद मानती है कि वो अपने घर यानी पार्लियामेंट के अंदर सुप्रीम है और कोर्ट को वहां दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हमारी जुडिशियरी यानी अदालतें ये कहती हैं कि वे संविधान की रखवाली करती हैं। अगर संसद अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके किसी आम नागरिक के फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों को छीनती है तो कोर्ट चुप नहीं बैठेगा। कोर्ट का कहना है कि आप अपनी पावर्स का इस्तेमाल काम करने के लिए करें, किसी को बेवजह परेशान करने के लिए नहीं। इस तरह संसद और कोर्ट के बीच एक संतुलन बना रहता है। इस पूरी बात का सबसे बेस्ट निचोड़, कंक्लूजन, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का असली मकसद एमपीएस को राजा बनाना नहीं है, बल्कि उन्हें एक निडर सेवक बनाना है। ये उन्हें वो आज़ादी देता है जिससे वे जनता की आवाज़ बिना किसी कानूनी डर के उठा सकें। लेकिन यह आज़ादी एब्सोल्यूट यानी असीमित नहीं है। अगर वे इसका गलत इस्तेमाल करेंगे या कानून तोड़ेंगे तो कोर्ट और संसद की अनुशासन कमेटी उन्हें सजा दे सकती है। आसान शब्दों में ये पावर देश की भलाई के लिए दी गई एक जिम्मेदारी है, न कि कोई मनमानी करने का लाइसेंस। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपके लिए एक छोटा सा क्विक रिवीजन टेस्ट तैयार करूं ताकि आप अपनी तैयारी को चेक कर सकें? This is your quickfire revision cheat sheet. I've distilled the articles, 79 to 90, into high-yield keywords, added the most recent 2026 data, and included the 89 magic rule for memory. Parliament, Articles 79 to 90, cheat sheet. 79, trio structure, Parliament equals President plus Rajya Sabha, RS, plus Lok Sabha, LS. 80, RS composition,
Max 250. Current 245. 12 nominated. Art Lit / SCI / Social Service. 81. LS Composition. Max 550. 530 from states plus 20 from UTs. SCST Reservation via Art 330. 82. Delimitation. Readjustment after census. Current status. Seats frozen at 1971 levels until first census after 2026. 83. Duration. RS. Permanent. 1/3 members retire every second year. LS. 5 years, unless dissolved. 84. Qualifications. Citizen plus oath plus age. LS. 25 plus YRS. RS. 30 plus YRS. 85. Sessions. Summoned by President. Max gap. 6 months. Terms. Prorogation. Dissolution. 86. Presidential address. Right to address / send messages to either house. 87. Special address. Mandatory address by President at first session after general election plus first session of each year. 88. Rights of ministers and AG. Can speak / take part in proceedings of any house, but cannot vote in a house they aren't members of. 89. RS officers. Chairman, VP of India, and Deputy Chairman. 90. Vacancy. Die Chairman. Vacates if ceases to be RS member. Resigns to Chairman. Removed by RS majority, 14-day notice. Key amendments and dates. 42nd Amendment, 1976. Froze LS / state seats at 1971 census levels until 2000. 84th Amendment, 2001. Extended the freeze on seats until 2026. 87th Amendment, 2003. Delimitation of constituencies, not total seats, based on 2001 census. 104th Amendment, 2020. Ended Anglo-Indian nomination in LS, Art 81 331st. 106th Amendment, 2023-24. Nari Shakti Vandan Adhiniyam. 33% women's reservation in LS assemblies, effective after 2026 delimitation. Memory anchors and tips. 1. The 89 Magic Rule, Union to State. To find the corresponding state legislature article, add 89 to the Union article. 79 plus 89 equals 168, State Legislature. 80 plus 89 equals 169, Legislative Councils. 81 plus 89 equals 170, Legislative Assemblies. 85 plus 89 equals 174, Sessions. Dissolution of State Assemblies. 2. Mnemonic for RS versus LS 79 80 81. SRL Sarala 79 Sansad 80 Rajya Sabha 81 Lok Sabha. 3. Age ladder. 21 Panchayat right pointing arrow 25 LSMLA right pointing arrow 30 RSMLC right pointing arrow 35 President Governor. 4. Daily revision drill. Morning. Recite the SRL sequence. Lunch. Recall Article 82, Census, and why 2026 is the magic year. Evening. Apply the +8-9 trick to 3 random Union articles. This video provides a focused breakdown of Articles 79 to 88, which covers the heart of your cheat sheet regarding the structure and sessions of the Indian Parliament. Would you like me to create a similar summary for the powers and privileges of Parliament? Articles 105 to 122? YouTube video views will be stored in your YouTube history, and your data will be stored and used by YouTube according to its terms of service.
This is your ultra-compact revision cheat sheet for Articles 91 to 110 of the Indian Constitution. It is designed for maximum factual density and quick recall. Part 5. The Union. Parliament Officers and Procedures. Officers, 91 to 98. Art 91. Deputy Chairman, others, act as Chairman when office is vacant or during Chairman's absence. Art 92. Chairman/Deputy Chairman cannot preside if their removal resolution is under consideration, can speak/participate but not vote, except casting vote in RS. Art 93. Election of Speaker and Deputy Speaker of Lok Sabha, LS. Art 94. Resignation, removal of Speaker, Deputy Speaker. Speaker resigns to Deputy Speaker. Art 95. Deputy Speaker, others, act as Speaker if office is vacant. Art 96. Speaker/Deputy Speaker cannot preside during their removal resolution. Art 97. Salaries of these officers, charged on Consolidated Fund of India. Art 98. Secretariat of Parliament, separate staff for each house. Conduct of business, 99 to 100. Art 99. Oath/affirmation by members before the President or his appointee. Art 100. Voting in quorum, 1/10 to the power of th of total members. Speaker has a casting vote only, to break a tie. Disqualifications, 101 to 104. Art 101. Vacation of seats, double membership, 60 days absence without permission. Art 102. Disqualifications, office of profit, unsound mind, insolvent, non-citizen, or by law/10th schedule. Art 103. Decision on disqualification. President decides based on Election Commission's opinion. Art 104. Penalty, 500 rupees per day, for sitting/voting before oath or if disqualified. Privileges and salaries, 105 to 106. Art 105. Powers, privileges of Parliament, members, freedom of speech, immunity from court for anything said in House. Art 106. Salaries and allowances of members. Legislative procedure, 107-110. Art 107. Introduction and passing of bills. Ordinary bills can start in either house. Art 108. Joint sitting. Called by President, presided by Speaker, for ordinary/financial bills, not money, constitutional amendment bills. Art 109. Special procedure for money bills. LS has final power. RS can only delay for 14 days. Art 110. Definition of money bill. Speaker's decision is final. Memory anchors and exam tricks. 1. The power pair rule. Articles 91 to 92, Rajya Sabha, are mirrored by Articles 95 to 96, Lok Sabha. Logic. If you remember the chairman's rules, just add the mirror for the speaker. 2. The 110-109th hook. Article 110, definition, comes after Article 109, procedure. Mnemonic. Procedure 109 defines the path. Definition 110 defines the bill. 3. The 10th schedule link. Article 102 is the entry gate for the anti-defection law. If the question asks about disqualification, check if it's 102, general, or 10th schedule, defection. 4. The quorum constant. Art 100 equals quorum. Think of 100 as the percentage, but the quorum is only 10%, 1/10. Daily revision plan, 3-minute routine. Morning, the numbers. Quickly recite 93, Speaker, 98, Secretariat, 100, Quorum, 108, Joint, 110, Money. Afternoon, the no list. Asterisk, no joint sitting for money bills. No voting initially for Speaker. Only casting. No presiding if removal is active. Night, the mirror. Compare Article 102, disqualification of MP, with Article 191, disqualification of MLA. Notice they are identical in logic. Latest data, 2026 context. Current Speaker, Om Birla, LS. Current Chairman, C.P. Radhakrishnan, RS, Vice President. New Parliament House. Quorum remains 1/10 to the power of TH, despite the increased capacity. 888 LS, 384 rupee seats. Would you like me to create a similar summary for the next set of articles? 111 to 123?
This is your ultra-compact cheat sheet for Articles 111 to 123. It is designed for high-density recall using keywords, logic-based memory anchors, and the magic 90 inches rule for state-level comparison. Parliament Cheat Sheet, Articles 111 to 123. Art 111, Assent. President's three choices: give assent, withhold, or return. Suspensive veto. Note: no return for money bills. Art 112, AFS, Budget. Term not in Constitution. Annual financial statement. Receipts plus expenditure. Charged, non-votable. Versus made from CFI, votable. Art 113, Estimates. Procedure for demands for grants. Only Lok Sabha can vote/refuse/reduce. Recommendation of President is mandatory. Art 114, Appropriation. The withdrawal slip. No money leaves the Consolidated Fund of India, CFI, without this law. Art 115, Special Grants. Supplementary. Asterisk current budget is less. Additional. New service needed. Excess. Money already spent. Needs PAC approval. Art 116, Extraordinary. Vote on account. Advance money, usually 2 months, to keep Gov running. Vote of credit. Blank check. For unexpected/emergency needs. Exceptional. Special purpose. Not part of current year. Art 117, Financial bills. Asterisk 117.1. Money bill plus ordinary. Intro only in LS. Needs President's nod. 117.3. Involves spending. Intro in either house. Needs nod before passing. Art 118. Rules. Each house makes its own rules. Joint sitting rules made by President after consulting Speaker/Chairman. Art 119. Financial law. Parliament can make laws to speed up financial business. Art 120. Language. Hindi or English, mother tongue allowed by presiding officer. Art 121. Restricted. No discussion on judge's conduct unless removal motion is active. Art 122. Court barred. Courts cannot question irregularity of procedure in Parliament. Art 123. Ordinance. President's lawmaking power during recess. Max life. 6 months plus 6 weeks. Must be laid before Parliament upon reassembly. Memory anchors and exam tips. 1. The magic 90 inches rule. To find the corresponding state article, add 90 to the union article. Works for 112 to 123. Example: 112, union budget, plus 90 equals 202, state budget. Example: 123, president ordinance, plus 90 equals 213, governor ordinance. 2. The financial workflow. 112, right arrow 114. 112, show the bill, statement. 113. Ask for money. Demands. 114. Withdraw the money. Appropriation. 3. Charged expenditure. Art 112. Remember. Salary of high-ups. President, Speaker, Judges. CAG. These are discussed but never voted in Parliament to ensure their independence. 4. Ordinance rule of thumb. Art 123. It is not a parallel power of legislation. It can only be issued when one or both houses are not in session. Daily revision strategy. Morning, the numbers. Recite 111 to 123 in order. Use the 90 rule to instantly double your knowledge for state exams. Afternoon, the distinction. Quickly distinguish between Art 110, Money Bill, and Art 117, Financial Bill. Evening, current check. Check for Joint Parliamentary Committees, JPC, or recent ordinance news. This makes the dry articles stick to real events. Would you like me to create a similar mnemonic-heavy cheat sheet for the judiciary?